हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग ने पिछले लेक्चर में समानता के अधिकार को पूरा अच्छी तरह से देख लिया था, तो आज हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार की शुरुआत करेंगे। तो स्वतंत्रता के जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक इसका प्रावधान किया गया है। तो आज हम लोग आर्टिकल 19 को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जुड़े तो उनको बता दें कि इस चैनल पर हम लोग GS2 का पूरा सिलेबस, जितना भी पॉलिटी प्लस IR का सिलेबस होगा उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जिसका भी ऑप्शनल PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एवं इंटरनेशनल रिलेशन, जिनका भी ऑप्शनल है तो उनका भी पूरा सिलेबस इस चैनल पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग आर्टिकल 19 को अच्छी तरह से समझेंगे। और जो आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21 होगा, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग आर्टिकल 19 को समझेंगे अच्छी तरह से। इससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। तो पहले के लेक्चर में हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, समानता के अधिकार को, समानता का अधिकार, ये यहाँ आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, के अधिकार को पढ़ेंगे। इसका उल्लेख कहां से कहां तक है, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। तो ये आपके एग्जाम के लिए ये वाला जो अधिकार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। और हमारे जो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब वो विधिक अधिकार उसे बना दिया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि जो अब हमारे जो मूल संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। इसे आज हम लोग देखेंगे और जितने भी बचे हुए आर्टिकल होंगे उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग आर्टिकल 19 को देखेंगे। आर्टिकल 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो आज हम लोग आर्टिकल 19 से शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में पहले हम लोग 19 फर्स्ट क्लॉज से शुरुआत करते हैं। 19 जो फर्स्ट क्लॉज है इसमें 6 सब क्लॉज हैं। तो हम लोग जो आर्टिकल 19 की जो फर्स्ट क्लॉज, सब क्लॉज, जो जितने भी सब क्लॉज है तो उसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। तो आज हम लोग आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से शुरुआत करते हैं। तो इसमें 6 सब क्लॉज है आर्टिकल 19(1) में। तो प्रत्येक क्लॉज को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। ये सब क्लॉज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो सब क्लॉज वाले आर्टिकल हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, ये इसी सब क्लॉज में दिया गया है। तो हम लोग एक एक सब क्लॉज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सब क्लॉज को भी बहुत ढंग से पढ़ेंगे। तो हम लोग अब आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को देखते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि जो भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें इस आर्टिकल के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। तो कितने आर्टिकल, जो जैसे बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो उसमें आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 29 हो गया। इसे लिख लेते हैं। आर्टिकल 15, 16 ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 19 आज हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 29, 30 ये जो आर्टिकल हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वे सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो भारत का नागरिक ना भी हो, वो सभी अधिकार सभी। और इसके अलावा जितने भी जो अधिकार हैं वे सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो आर्टिकल 19 में 6 सब क्लॉज है। प्रत्येक सब क्लॉज को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपने सुना होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान इस आर्टिकल में किया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में किया गया है। तो अब हम लोग वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब समझते हैं। तो वाक का मतलब क्या हो गया, बोलना हो गया। कि जो भारत के संविधान में लोगों को बोलने की आज़ादी दी गई है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो गया,
अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो गया, इसमें बोलना भी आता है, इसमें पुस्तकों का प्रकाशन भी आता है, पुस्तकों का प्रकाशन, और इसमें फिल्मों का निर्माण भी आता है, फिल्मों का निर्माण भी आता है, और इसमें क्या आता है, इसमें चुप रहने का अधिकार भी आता है, चुप रहने का अधिकार भी आता है। तो आर्टिकल 19 फर्स्ट सब क्लॉज ए में हमें बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि हमें अभिव्यक्ति में बोलना भी आता है। आप लोग देख लिए, अभिव्यक्ति में बोलना भी आता है, लेकिन जो वाक्य में केवल बोलना आता है। तो अभिव्यक्ति एक का जो मतलब हो गया बहुत ही व्यापक होता है। इसमें बोलना आता है, इसमें पुस्तकों का प्रकाशन भी आता है, इसमें फिल्मों का निर्माण भी आता है। यदि कोई चुप रहना चाहता है तो वो भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि अभिव्यक्ति का जो मतलब होता है बहुत ही व्यापक होता है। इसमें बोलना भी आता है, इसमें फिल्मों का निर्माण भी आता है, इसमें चुप रहने का अधिकार भी आता है। यदि कोई व्यक्ति चुप रहना चाहता है तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है। तो अभिव्यक्ति का मतलब एक बहुत ही व्यापक मतलब हो जाता है। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। तो ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो हमें आज़ादी दी गई है, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई, उस पर कई प्रतिबंध भी आरोपित किए जाते हैं। अब ये जो प्रतिबंध होते हैं किन आधारों पर लगाए जाते हैं, उससे हम लोग देखते हैं कि किन आधारों पर हमारी जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो उन आधारों को अब हम लोग देखते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में भी आता है, आईएएस में आता है। ये आपसे इन आधारों पे एमसीक्यू बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2020 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कोई प्रतिबंध है कि नहीं। तो आपको वो उस आंसर पे टिक करना है कि हाँ, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध भी आरोपित किए गए हैं। कौन से वो आधार है जिन आधारों पे हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध आरोपित किए गए। अब उन आधारों को हम लोग देखते हैं। पहला आधार हो गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध। तो आर्टिकल 19(2) में इन आधारों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 19(2) में उन आधारों का उल्लेख किया है जिन आधारों पे हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। अब उन आधारों को हम लोग देखते हैं। पहला हो गया कि राष्ट्र की सुरक्षा, यदि आप कुछ ऐसा बोलते हैं या कुछ ऐसा अभिव्यक्त करते हैं जिससे राष्ट्र की सुरक्षा पे असर पड़ता है, तो उस आधार पे आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहला आधार ये हो गया कि यदि राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचता है तो आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला आधार ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, यदि आप कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसा भाषण देते हैं जिससे राष्ट्र की एकता व अखंडता प्रभावित होती है, तब भी आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा क्या आधार हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यदि राष्ट्र की एकता व अखंडता यदि राष्ट्र की एकता व अखंडता प्रभावित होती है, यदि कुछ आप ऐसी फिल्में बनाते हैं, यदि आप कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे राष्ट्र की एकता व अखंडता प्रभावित होती है, तो आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है। ये दूसरा आधार हो गया। तीसरा देखते हैं, यदि आप किसी की मानहानि करते हैं तो उस आधार पे भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरा आधार हो गया मानहानि। चौथा क्या होगा, यदि आप न्यायालय की अवमानना करते हैं तब भी आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की, यदि आप न्यायालय के निर्णयों को नहीं मानते हैं तब भी आपके ऊपर जो आपकी अभिव्यक्ति है उस पर प्रतिबंध भी आरोपित किया जा सकता है। तीसरा क्या हो गया कि किसी की मानहानि करते हैं, किसी की मानहानि करते हैं। चौथा क्या हो गया, न्यायालय की अवमानना करते हैं, न्यायालय की अवमानना करते हैं। तो इन चार आधारों पे आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध
आरोपित किया जा सकता है। ये 4 आधार हो गए, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन आईएएस व पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसएससी लेवल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो किन आधारों पे आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो पहला होगा यदि आप राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं, यदि आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा बोलते हैं या ऐसी फिल्में बनाते हैं जिससे राष्ट्र की सुरक्षा पे असर पड़ता है, तो आपकी जो स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्र की एकता व अखंडता को आप लोग नुकसान पहुंचाते हैं, तो तब भी आप लोग कोई ऐसा भाषण देते हैं जिससे देश की एकता व अखंडता को खतरा पहुंचता है, तब जाके आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरा क्या होगा? यदि आप लोग मानहानि करते हैं, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, तब भी आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये सब 4 आधार हो गए जिन आधारों पे आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है। ये 4 आधार हो गए, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ इसका उल्लेख किस में किया गया है? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। तो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 19(2) से लेके आर्टिकल 19(6) यहाँ पे प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है, प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है। जो भी आर्टिकल 19 पे प्रतिबंध होंगे वो सभी प्रतिबंधों का उल्लेख आर्टिकल 19(2) से लेके आर्टिकल 19(3), 4, 5, 6 में इन प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 19 फर्स्ट सब क्लॉज ए हम लोग देख लिया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ पे किया गया। ये आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 19 फर्स्ट क्लॉज और सब क्लॉज ए। अब हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, तो इसमें क्या बोला गया है कि शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो शांतिपूर्ण का मतलब क्या है कि आपको शांतिपूर्ण तरीके से आपको हिंसा नहीं फैलानी, शांतिपूर्वक आप लोग विरोध कर सकते हैं। निरायुध का मतलब क्या हो गया? सम्मेलन की स्वतंत्रता। और निरायुध का मतलब क्या हो गया कि बिना हथियारों के आप लोग कहीं भी कोई सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी सम्मेलन करें वो शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप लोग? सम्मेलन में क्या क्या आता है? कोई प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई सभा कर सकते हैं, कोई धरना कर सकते हैं। तो धरने में आप लोग अरविंद केजरीवाल की तरह कोई भी आदमी धरना कर सकता है। सभा करना है, कोई भी मोदी जी की तरह सभा कर सकता है, मोदी जी की तरह कोई सभा कर सकता है। किसी को प्रदर्शन करना है तो किसानों की तरह कोई प्रदर्शन भी कर सकता है, किसानों की तरह कोई प्रदर्शन भी कर सकता है। तो शांतिपूर्वक तरीके से आप धरना कर सकते हैं, केजरीवाल की तरह आप लोग धरना कर सकते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग कोई सभाएं कर सकते हैं, मोदी जी की तरह आप लोग सभाएं भी कर सकते हैं। और तीसरा क्या होगा कि धरना हो गया, सभा हो गया और प्रदर्शन किसानों की तरह आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से कोई प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये अधिकार है इसमें हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। तो जो लोग हड़ताल करते हैं वो असंवैधानिक है। तो इसमें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हड़ताल को शामिल नहीं किया गया। तो आप लोग को हड़ताल करने का अधिकार संविधान से नहीं मिला हुआ। यदि आप लोग हड़ताल करते हैं तो ये असंवैधानिक है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? सभा कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं। केजरीवाल की तरह धरना करिए और मोदी जी की तरह सभा करिए और किसानों की तरह आप लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये अधिकार हमें आर्टिकल 19 फर्स्ट सब क्लॉज बी के अंतर्गत हम लोग को मिला हुआ है और इसमें हड़ताल शामिल नहीं है, हड़ताल शामिल नहीं है। और ये बिना हथियारों के सम्मेलन होगा, बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना हथियारों के सम्मेलन में क्या क्या आता है? प्रदर्शन, धरना और सभाएं आती हैं। तो ऐसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी।
अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी को देखते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। तो जो जितने भी भारत के नागरिक हैं उन्हें कोई संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी के अंतर्गत भारत के जो नागरिक हैं कोई संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि समुदाय के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होती हैं। समुदाय में कौन कौन से अंग, समुदाय में क्या क्या बना सकते हैं। कोई राजनीतिक दल का निर्माण किया जा सकता है। राजनीतिक दल का इसमें कौन से, जैसे बीजेपी का कोई अपनी पार्टी बना सकता है, कोई कांग्रेस बना सकता है, कोई आम आदमी पार्टी का निर्माण कर सकता है। ये सभी अधिकार हमें संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी के अंतर्गत हमें भारतीय नागरिकों को प्रदान है। ये जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 19 है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो राजनीतिक दल का निर्माण कर सकते हैं, किसी कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, कोई टाटा बना सकता है, कोई बिरला कंपनी बना सकता है, कोई ओयो कंपनी का निर्माण कर सकता है। तो ये सभी अधिकार हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत मिले हुए हैं, केवल भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हैं। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें दबाव समूह आते हैं। दबाव समूह में आप लोगों ने नाम सुना होगा, फिक्की का नाम सुना होगा। जो फिक्की एक दबाव समूह है, तो आप लोग को दबाव समूह बनाने की इजाज़त है। और इसमें सहकारी समितियों का भी निर्माण किया जा सकता है। सहकारी समितियों का निर्माण भी किया जा सकता है। इसे 1997 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसे जोड़ा गया। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहकारी समिति के निर्माण के जो अधिकार है उसे संविधान में कब शामिल किया गया। तो उसे 1997 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति के निर्माण को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। 1997 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति के निर्माण को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहकारी समिति के निर्माण को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया और कैसे, किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। 1997 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो ये हो गया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। इसमें क्या भारतीय नागरिकों को संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। समुदाय में क्या क्या आगे, समुदाय में कोई राजनीतिक दल बना सकता है, कोई पार्टी बना सकता है या और कोई कंपनी बना सकता है। तीसरा क्या हो गया, कोई दबाव समूह बना सकता है, कोई सहकारी समिति का निर्माण कर सकता है। सहकारी समिति को 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है, 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति के निर्माण को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। तो ये हो गया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज डी। और जो भी आर्टिकल 19 पे प्रतिबंध लगाए गए उनका उल्लेख आर्टिकल 19(2) से लेकर आर्टिकल 19(6) तक उन प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज डी को जानेंगे। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज डी। आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज डी। तो इसमें क्या बोला गया, अबाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता। तो इस आर्टिकल में क्या बोला गया, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज डी में ये बोला गया है, अबाध का मतलब क्या होता है, बिना बाधा के। तो एक एक शब्दों का मतलब यदि आपको समझ में आ गया तो आपको ये आर्टिकल याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या बोला गया, जो भी भारत के नागरिक होंगे वो एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना बाधा के जा सकते हैं। उन्हें कोई भी
जो राज्य है उन्हें रोकेगा नहीं। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो एक राज्य के नागरिक हैं, ये दूसरा राज्य हो गया, बिना बाधा के एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, और जो दूसरे राज्य का नागरिक है बिना बाधा के पहले राज्य में आ सकता है। तो इसमें पूरे देश में नागरिक, जो भारत का नागरिक है पूरे देश में कहीं भी भ्रमण कर सकता है, उसे कोई भी राज्य रोकेगा नहीं। ये आर्टिकल, ये किस में प्रावधान किया गया है? ये आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज डी में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी भारत का नागरिक होगा वो पूरे देश में कहीं भी भ्रमण कर सकता है, कोई भी राज्य उसको अपने राज्य में आने से रोकेगा नहीं। इसका प्रावधान आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज डी में किया गया है। इसे आप लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये हो गया जैसे कोई भी यूपी हो गया, ये केरल हो गया, तो यूपी का नागरिक केरल जा सकता है और केरल का नागरिक भारत आ सकता है, उसे कोई भी राज्य सरकार आने से वंचित नहीं करेगी। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। इसे डायग्राम, ये केरल हो गया और ये यूपी। इसी तरह से कोई बिहार देख लीजिए, बिहार से कोई आदमी यूपी जा सकता है और यूपी से कोई आदमी बिहार आ सकता है। कोई ना तो बिहार की सरकार इस आदमी को रोकेगी और ना तो यूपी की सरकार किसी आदमी को प्रवेश करने से वंचित करेगी। ये हो गया आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज डी। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ई। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। तो इसमें क्या बोला गया कि निवास व बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। तो जो भी भारत का नागरिक है वो जैसे कहीं भी भ्रमण करने के जाता है, मन करता है कि उसको वहीं पे निवास खरीद ले और वहीं पे बस जाए। जैसे हमें कहीं हम यूपी से कहीं और जाते हैं, कैसे उत्तराखंड जाते हैं, हमारा वहाँ मन करे कि हमें वहाँ पे एक घर खरीदना और वहीं पे रह के बस जाएँ। तो ये अधिकार हमें संविधान से मिला हुआ। कोई भी राज्य का जो नागरिक है किसी दूसरे राज्य में जाके निवास कर सकता है, कहीं पर जाके वो अपना घर खरीद सकता है, वहाँ पे रह सकता है। ये अधिकार हमें भारतीय संविधान से मिला हुआ है। तो इसमें क्या है, यदि आप यूपी के नागरिक हैं और आपका मन करे कि आपको उत्तराखंड में, यूके में आपको घर लेना है और वहीं पे आपको बसना है, तो आपको ये अधिकार संविधान से मिला हुआ है। आप जो भी भारत का नागरिक है वो भारत के किसी भी कोने में घर खरीद सकता है और भारत के किसी उस कोने में निवास भी कर सकता है। ये अधिकार हमें संविधान से आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के अंतर्गत ये भारतीय नागरिकों को ये अधिकार मिला हुआ है। ये एक नागरिक हो गया, यदि उसका मन करे कि उसे यूके में रहना है, यूके में जो उत्तराखंड में उसको घर खरीदना है और उसे वहीं पे बसना है, तो वो उसको ये अधिकार हमारे संविधान से मिला हुआ है। कोई भी राज्य सरकार उसको वहाँ से ऐसा करने से मना नहीं कर सकती है। तो हो गया निवास व बसने की स्वतंत्रता। कोई भी भारत का नागरिक होगा वो किसी भी भारत के किसी भी कोने में जाके घर खरीद सकता है, किसी भी कोने में जाके वो वहाँ पे निवास कर सकता है। सब क्लॉज ई के अंतर्गत ये हमें अधिकार मिला हुआ है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज एफ। तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 जी होगा। एफ में क्या था कि जो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज एफ के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था, उसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया। तो अब जो 19(1) एफ था उसे गायब कर दिया गया और उसे अब जो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो अब हम लोग आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज जी को पढ़ेंगे। इसमें क्या प्रावधान किया गया, जो आर्टिकल 19(1) एफ था उसमें क्या था, संपत्ति के अधिकार का प्रावधान था। संपत्ति के अधिकार का, इसे आप लोग याद रखिएगा, इसे 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। इसे अब कहां पे रख दिया गया, 300 का के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो आपको ये आर्टिकल याद रखना है और ये आपको संविधान संशोधन भी याद रखना है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। तो ये आपसे जो संशोधन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संशोधन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है।
तो अब हम लोग आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज जी को देखते हैं। एफ को अब ये कहाँ पे चला गया है, ये 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या कोई अधिकार नहीं है, तो आपको किस आंसर पर टिक करना है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। तो हम लोग देखते हैं अब आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज जी को देखते हैं। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता। तो इसमें बोला गया है कि जो भी भारत का नागरिक होगा वो पूरे भारत के किसी भी कोने में कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है, कोई भी उसे किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और भी कही गई है कि आप नशीले पदार्थों का कारोबार नहीं कर सकते। यदि आप नशीले पदार्थों का कारोबार करते हैं तो राज्य सरकारें उस पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यदि आप भारत के किसी भी कोने में जाते हैं और कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, तो वो आप लोग ये स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को हमारे संविधान के तहत प्रदान की गई। किस आर्टिकल में प्रदान की गई, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में ये हमें अधिकार मिला हुआ है। लेकिन इसमें एक और बात भी कही गई है कि जो भी भारत का नागरिक हो वो यदि आप नशीले पदार्थों का कारोबार करते हैं तो उस पर राज्य सरकारें प्रतिबंध आरोपित कर सकती हैं। तो नशीले पदार्थों के कारोबार पर राज्य सरकारें, जो सरकारें होंगी वो प्रतिबंध लगा सकती हैं। तो आप आप नहीं कह सकते कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि जो नशीले पदार्थों का कारोबार करना ये आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है, राज्य सरकारें इस पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती हैं। तो ये हो गया हम लोग का आर्टिकल 19 पूरा कंप्लीट हो गया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। तो इस तरह से हम लोग ने आर्टिकल 19 को पूरे अच्छी तरह से समझा। तो आप लोग को अगर इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में आर्टिकल 20 को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। आर्टिकल 19 हो गया और जो भी आर्टिकल 19 पे जो प्रतिबंध लगाए गए वो आर्टिकल ये 19 फर्स्ट हम लोग ने देख लिया कि 19 फर्स्ट में बहुत सारे सब क्लॉज, उसको भी हम लोग ने देख लिया। अब जो भी इस आर्टिकल पे प्रतिबंध लगाए गए वो आर्टिकल 19(2) से लेके आर्टिकल 19(6) तक उस पर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं आर्टिकल 19(1) पे। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको एग्जाम्स के लिए आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19 फर्स्ट सब क्लॉज ए। इसमें क्या बोला गया है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दी गई। वाक्य का मतलब बोलना हो गया, अभिव्यक्ति का मतलब बोलना भी हो गया, उसमें फिल्मों का निर्माण भी आता है, उसमें पुस्तकों का प्रकाशन भी आता है। तो ये जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए है ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आर्टिकल 19 हो गया इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, और सूचना का अधिकार भी ये दोनों अधिकार भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस अधिकार के अंतर्गत आता है, और आपको किस आर्टिकल पे टिक करना है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आता है, और जो सूचना का अधिकार है वो भी आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए के अंतर्गत आता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आपसे पूछा प्रेस की स्वतंत्रता किसका अधिकार किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए के अंतर्गत आता है, और जो सूचना का अधिकार है वो भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत आता है। तो गाइस ये हो गया हम लोग का आज का आर्टिकल 19 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे आर्टिकल 20 जो आपके एग्जाम के लिए आर्टिकल 19 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 20 आएगा, 21, 22, ये तीन जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।